साल 1562 जापान की बात है ये। इमुगावा नाम का एक वारलोड अपने दुश्मन की बीवी और बच्चे को अगवा कर लेता है। दुश्मन का नाम तोकुगावा लियासु। अपनी बीवी बच्चों को वापस हासिल करने के लिए लियासु को कुछ करना होगा। इमुगावा को पता है कि लियासु जवाबी हमला करेगा, लेकिन वो अपने किले की हिफाजत में आराम से बैठा हुआ है। किले की हिफाजत चाक चौबंद है, घुसना उसमें मुश्किल है। काफ़ी कोशिशों के बाद भी लियासु जब सफल नहीं हो पाता तो वो एक भाड़े के हथियारे की खोज में निकलता है। कोई आम हथियारा नहीं, हथियारों की एक ख़ास कौम से आने वाला हथियारा जो पहाड़ों में छिपकर रहती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कोई भी रूप बदल सकते हैं और हवा में गायब हो सकते हैं। इस कौम के हथियारों को बनाने के लिए एक ख़ास तरीका अपनाना पड़ता है। कागज़ पर लिखकर जंगल में एक पेड़ पर चिपका दो, कुछ दिन बाद आपको उसी पेड़ पर जवाब मिलेगा। आज से 500 साल पहले जापान में ऐसे खुफिया हथियारे काम में लाए जाते थे जिन्हें हम निंजा के नाम से जानते हैं। आज हम जानेंगे कि कौन थे निंजा, कैसे काम करते थे और ये समुराई से कैसे अलग थे। कराटे, जित्सु, जूडो, इन सभी मार्शल आर्ट्स का उदय जापान में हुआ। जापान में एक से एक योद्धा भी हुए जिन्हें सामुराई कहा जाता था। सामुराई यानी एक महान योद्धा जो तमाम रीति रिवाजों का पालन करता है। इनफैक्ट एक परंपरा है, डिसिप्लिन रखता है, ईमानदारी से युद्ध करता है और अगर हार जाए तो अपनी जान दे देता है। सामुराई के अलावा जापान में एक और क्लास के योद्धा होते थे जिन्हें निंजा कहा जाता था। निंजा ये शब्द आपने फिल्मों, कार्टून और वीडियो गेम्स के थ्रू सुना होगा। फिल्मों में दिखने वाला निंजा अक्सर काले कपड़े पहनता है, सितारों के आकार का एक हथियार फेंकता है और छिपने में माहिर होता है। ये कैरिकेचर कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन अधूरा है। निंजा महज काले कपड़े नहीं पहनते थे, उन्हें रूप बदलने के लिए जाना जाता था। निंजा वॉरियर्स की शुरुआत कहाँ से हुई ठीक बताना मुश्किल है, क्योंकि निंजा आर्ट का उदय जापान में निचले समाज से हुआ था और इसी मायने में वो समुराई से अलग थे। स्किल थी, लेकिन क्लास उनका दूसरा माना जाता था। कथित पिछड़े समाज से आते थे। समुराई योद्धा सम्राट माने जाते थे, इसलिए जिस तरह समुराई के बारे में लिखा गया उस तरह से निंजा योद्धाओं का इतिहास में डॉक्यूमेंट नहीं किया गया। ब्रिटिश इतिहास का स्टीफन टर्नबल की किताब निंजा द ट्रू स्टोरी ऑफ जापान सीक्रेट वॉरियर्स कल्ट के मुताबिक 15वीं और 16वीं शताब्दी में निंजा योद्धाओं का कल्चर अपने चरम पर था। इस दौर में पूरे जापान पर सामंतों का कब्जा था। जब भी राजा कमजोर होता, सामंत आपस में अधिकार के लिए लड़ने लगते। ये लड़ाइयाँ 15वीं शताब्दी में अपने चरम पर पहुंचती हैं। अधिकतर समान लड़ाई के लिए समुराई योद्धाओं का सहारा लेते थे, लेकिन समुराइयों के साथ ये दिक्कत थी कि वो गौरव, शान, सम्मान इन सब चीजों को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे, इसलिए सीक्रेट वॉर के तरीकों से खुद को दूर रखते थे। आमने सामने की लड़ाई में जाएंगे, लेकिन जो टैक्टिस अगर ऐसी कोई है जिसमें पीछे से वार करना है, उसके लिए समुराई वॉल्टियर नहीं करते थे। हालांकि कई सामंत ऐसे थे जो जीतने के लिए किसी भी तरीके का इस्तेमाल करना चाहते थे, छाप मार युद्ध करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक नई तरह की योद्धाओं को हायर करना शुरू किया जो दूर जंगलों में रहने वाले थे और जिन्हें कहा जाता था निंजा। इनकी जिंदगी बड़ी सीक्रेटिव होती थी। ये जिस युद्ध कला का पालन करते थे उसे निजुत्सु नाम से जाना जाता है। आर्ट ऑफ वॉर का आपने नाम सुना होगा। युद्ध कला की चीन की एक फेमस किताब जिसे सेंजू ने लिखा था। संजू के बताए तरीकों से निंजुत्सु का विकास हुआ और बाद में इसे जापान के बौद्ध भिक्षु ने अपनाया भी। कहानी कहती है कि जो बौद्ध भिक्षु शारीरिक रूप से कमज़ोर होते थे वो दूसरों को लड़ने की तकनीक सिखाते। इस तरह बौद्ध मठों के आसपास रहने वाले आम लोग इस तकनीक में माहिर होते गए और बौद्ध मठों की रक्षा भी करने लगे। धीरे धीरे ये कला फैली और निंजा योद्धाओं की एक पूरी कौम तैयार हुई जो खुद को किराए के लड़ाकों के तौर पर बेचने लगे। मर्सनरीज। निंजा यूँ तो योद्धा थे, लेकिन ये डायरेक्ट युद्ध में हिस्सा नहीं लेते थे। इनका काम सीक्रेट वारफेयर का था, जिसके चलते एक निंजा एक दिन में किसानी करते भी मिल जाता, आपको दुकान पर काम करते भी मिल जाता और रात की ज़िंदगी उसकी निंजा की होती। निंजा बनने के लिए ट्रेनिंग क्या लेनी होती थी? निंजा बनने के लिए छोटी उम्र से ही ट्रेनिंग शुरू हो जाती थी, क्योंकि निंजा योद्धाओं का मूल मंत्र था सीक्रेसी। इसलिए निंजा मास्टर अपनी कला की रक्षा जान की तरह करता था, जो सॉफ्ट स्किल है उसकी। इसे यूं ही किसी को नहीं सिखाया जाता था। पहले परख होती थी सालों तक, फिर जब पक्का हो जाता कि अमुक व्यक्ति निंजा सीक्रेट को सीक्रेट रखेगा, तभी उसे ये कला सिखाई जाती थी।
निंजा हर तरह की युद्ध तकनीक सीखते थे, मार्शल आर्ट सीखते थे, शास्त्रों से लड़ाई सीखते थे, गुप्त कला, जासूसी, आम चीज़ों को हथियार की तरह इस्तेमाल करना वगैरह वगैरह। स्पेशल ऑपरेटिव्स की तरह एक निंजा को हर मौके के लिए तैयार रहना। मसलन उसे पता होना चाहिए कि कौन सा कीड़ा अगर किसी के चेहरे पर फेंक दिया जाए तो जो सामने वाला है वो अंधा हो जाएगा, कौन सा पेड़ ज़ख्म ठीक कर सकता है और कैसे टिड्डियों की हेल्प से अलग अलग आवाज़ें निकाली जा सकती हैं। ये सब सीखने के लिए एक निंजा को 3 सिद्धांत सीखना ज़रूरी होते थे। सिद्धांत कैसे काम करते थे, एक कहानी से समझते हैं। शुरुआत में हमने आपको तोकुगावा लियासु की कहानी बताई। इमुगावा नाम का एक वारलॉर्ड लियासु के 20 बच्चों को अगवा कर लेता है। लियासु बदला लेने के लिए एक निंजा की हेल्प लेता है। इस निंजा का पहला कदम होगा स्वर्ग का सिद्धांत, जो ये सिखाता है कि हमला कब करना है। इसके लिए धैर्य होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हो सकता है कि हमला करने से पहले महीनों तक इंतज़ार करना पड़े। दूसरा सिद्धांत था धरती का सिद्धांत, यानी दुश्मन की कमजोर नस को पकड़ना। निंजा इमागावा की रूटीन को देखता है और पाता है कि इमागावा हर सुबह एक फिक्स समय पर अपने बगीचे में जाता है, जहां वो अपने फूलों की खुशबू को सूंघता है। इसके बाद आती है तीसरे सिद्धांत की बारी, इंसानियत का सिद्धांत, जो बताता है कि इंसान को मैनिपुलेट कैसे किया जाए। अगली रोज इमागावा गार्डन में आता है और रोज की तरह गुलाब तोड़कर उसे सूंघता है। ऐसा करते ही वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है और उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि एक निंजा ने उसके फूलों पर जहर लगा दिया था। तीनों सिद्धांतों की हेल्प से निंजा एक अचूक हथियारा बन जाता था। हालांकि हथिया उसके काम का सिर्फ एक पहलू था। निंजाओं के बारे में सबसे फेमस बात ये थी कि वो खुफिया तरीके से कहीं भी आ जा सकते थे, छिपने में माहिर थे और रूप बदलने में भी। उनके चेहरे पर एक कपड़े का नकाब लगा होता था जो दवा से भी भीगा हुआ होता था और एंड मौके पर चोट बांधने के काम आ सकता था। साल 1667 में लिखी एक किताब निंजाओं के 48 तौर तरीकों के बारे में बताती है। किताब के मुताबिक निंजा अपने पैरों के तले में रुई बांधकर चलते थे ताकि चलने में आवाज कम हो। निंजा हथियार कौन से इस्तेमाल करते थे? टीवी पर निंजा को आपने एक सितारे के आकार का हथियार फेंकते हुए देखा होगा। ये हथियार असल में किसी को मारने के काम नहीं आता था, सिर्फ विरोधी को चकमा देने के लिए काम आता था। अगर कोई पीछा कर रहा है तो उसकी रफ्तार कम करने की। इसके अलावा निंजा योद्धा एक छोटी तलवार का इस्तेमाल करते थे। इसके एक कोने में बंधी होती थी रस्सी और ये तलवार दीवार पर चढ़ने के भी काम आती थी, जिसे बाद में रस्सी के सहारे वापस आप खींच सकते थे। तलवार चलाने के लिए एक निंजा को इयाजुस्तु सीखना पड़ता था। इयाजुस्तु यानी तलवार निकालने या ड्रॉ करने की तकनीक एक निंजा के लिए जरूरी था कि वो पल भर के अंदर में तलवार निकाल ले और उससे वार भी कर सके। ये तलवार एक मयान में रहती थी जिसे साया कहते थे। साया में ही निंजा के और टूल्स भी रहते थे, मसलन छूमंतर पाउडर, छोटे बम और एक तार जो गला घोटने के काम आता था। इसके अलावा निंजा बांस की लकड़ी का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। बांस को लाठी बनाकर कहीं भी ले जाया जा सकता था और इसका इस्तेमाल हथियार की तरह भी हो सकता था। और क्योंकि बांस खोखला होता है, उसमें आप तीर रख सकते हैं, चाकू रख सकते हैं, हुक, चेन, जहर जैसी चीज़ें भी आप कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा बांस का इस्तेमाल पानी में छुपने के लिए भी किया जाता था। खोखले बांस से निंजा पानी के अंदर भी सांस ले पाते थे। निंजा लड़ने में माहिर थे, लेकिन लड़ाई सबसे आखिरी ऑप्शन की तरह इस्तेमाल होती थी। निंजा किसी के भी सामने आने से बचते थे, क्योंकि अगर एक बार उनकी पहचान पता चल गई तो वो निंजा नहीं बने रह सकते। इसी वजह से निंजा मारने के लिए लड़ने से बेहतर जहर देने जैसे तरीकों का इस्तेमाल करते थे और ये सब तरीके गुप्त थे, इसलिए रेस्पेक्टेड नहीं समझे जाते थे। समुराय के उससे नीचे समझे जाते थे। इसी वजह से जापानी समाज में निंजाओं को वैसा सम्मान नहीं मिला जैसे समुराय योद्धाओं को मिला। निंजा योद्धाओं का हुआ क्या? जैसे हमने पहले बताया, 16वीं शताब्दी तक निंजा योद्धाओं की मांग बहुत थी। उनकी ख्याति खूब फैली और उनके मूल जगह से जापान के सुदूर इलाकों में पहुंची भी।
जिसके चलते बड़े बड़े सामंतों ने उन्हें हायर किया। इन्हीं में से एक तोकुगावा लेयासु भी था। जापान में उस दौर में गिरे युद्ध चल रहा था। निंजा गुप्त तरीके से काम करते थे, इसलिए कुछ लोग उन्हें दुष्ट समझते थे। इसी के चलते साल 1581 में निंजा लोगों के इलाकों पर हमला कर उन्हें मार डाला गया। जो बचे वो तोकुगावा लेयासु के पास चले गए, जिसे वो पहले से जानते थे। लेयासु हालांकि खुद जान बचाकर भाग रहा था। अपने प्रांत को छोड़ने के बाद उसने 300 निंजा योद्धाओं को अपने साथ मिलाया और एक नए साम्राज्य की स्थापना की। निंजाओं की हेल्प से लेयासु इतना ताकतवर बना कि 10 सालों में लगभग पूरा जापान उसके कंट्रोल में आ गया। 1590 में लेयासु ने एडो नाम के शहर को अपना सेंटर बनाया और यहीं से मॉडर्न जापान की शुरुआत हुई। एडो का ही नाम आगे जा करके टोक्यो पड़ा। जापान को एक करने में निंजा योद्धाओं की अहम भूमिका थी, लेकिन यही उनके पतन की वजह भी बनी। 17वीं सदी से आगे 250 साल तक जापान में कमोबेश शांति रही, जिसके कारण निंजा योद्धाओं की जरूरत कम हो गई। अधिकतर निंजा या तो बॉडीगार्ड का काम करने लगे या वो टीचर हो गए। युद्ध की गुप्त कला भी धीरे धीरे इसी तरह खत्म हुई। 19वीं सदी के आते आते निंजा लगभग पूरी तरह लुप्त हो गए और उनकी कहानी मिथकों में मिल गई। आधुनिक समय की बात करें तो जापान में निंजा कला को दोबारा जिंदा करने के प्रयास किए गए हैं। 2017 में एक यूनिवर्सिटी बनाई गई जहां से आप निंजा टेक्निक में ग्रेजुएट हो सकते हैं। साल 2020 में इस यूनिवर्सिटी से पहला छात्र पास होकर निकला भी, और उस छात्र का नाम है जिनिची मित्सुहाशी। जेनिची ने 2 साल तक निंजा आर्ट की पढ़ाई की और एक प्रॉपर निंजा की तरह इस दौरान उन्होंने साथ में किसानी का भी काम किया। दिन में काम और शाम को पढ़ाई। जेनिची को आप एक असली बोनाफाइड निंजा कह सकते हैं। बाकी जहां तक फिल्मी निंजाओं की बात है, हॉलीवुड फिल्मों में जो निंजा दिखाए जाते हैं वो असल में जापानी नाटकों से लिए गए हैं, जिनका असलियत से कोई खास लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, क्योंकि हम दोनों बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज ईयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।